चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, REIT, फुल फॉर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। खत्म हो गया चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा ना बीच में गैप हो गया तुम लोगों का, इसलिए एक बार थोड़ा रिकैप्चुलेट करा रहा हूँ। आप लोग को मालूम होगा हम लोगों ने जो पार्ट स्टार्ट किया ना सिक्योरिटी लॉ में, उसका नाम है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या नाम है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इनका क्या काम होता है भाई, देखो तो। ये क्या करते हैं, सुनो। सबसे पहले ये करते हैं कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? किससे ये पैसा लेते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल से छोटा छोटा पैसा लेते हैं। छोटा छोटा पैसा लेके ये बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। और ये कॉर्पस को अपने पास रखते हैं या आगे इन्वेस्ट कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो इनका 2 स्टेप में काम होता है। स्टेप नंबर 1 कलेक्शन, स्टेप नंबर 2 इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये कैपिटल मार्केट के, सुनिए, शेयर मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, सिक्योरिटीज मार्केट के ये बहुत बड़े इंटरमीडियरीज हैं। क्या है ये? इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिया हैं, जो लोगों से पैसा लेते हैं और अपना दिमाग लगा के, एक्सपर्ट दिमाग लगा के, चूंकि लोग एक्सपर्ट होते हैं, इनका 24 घंटा यही काम है, एक्सपर्ट दिमाग लगा के उस पैसे का एक एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो भी रिटर्न आता है उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेते हैं कॉस्ट के नाम पे। किस नाम पे? कॉस्ट के नाम पे। और बाकी लौटा देते हैं इन्वेस्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। क्लियर है जी? अब देखा जाए तो भारत में ऐसे बहुत सारे पीआईबी हैं, लेकिन टॉप 5 पीआईबी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? पांचवा कौन? ये सब मिला के 5 हैं। और आप लोग को याद होगा पांचों पीआईबी हैं, पांचों का वही काम है। पहले ये स्कीम लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करते हैं? स्कीम। स्कीम में क्या बेचते हैं? यूनिट्स। क्या बेचते हैं? ये यूनिट्स। यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे अपना कॉर्पस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉर्पस। उस कॉर्पस को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है आपका ज़्यादातर शेयर मार्केट में। ऐसे तो और भी है, जैसे कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, मनी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, लेकिन इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन शेयर मार्केट में होता है। जो वेंचर कैपिटल फंड है, AIF तुमने पढ़ा होगा, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होता है? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो रिस्की नेचर है, काम कर गया तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और कहीं फ्लॉप कर गया तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो ज़्यादातर ये पैसा कहाँ लगाते नजर आते हैं? स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप हमेशा रिस्की होता है, चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ भी पता नहीं। चला तो यूनिकॉर्न बन जाता है, नहीं चला तो है ना पॉपकॉर्न बन जाता है कि नहीं? चलिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, आपको याद होगा ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगते हैं, तुम लोग पढ़े होगे है ना। एक प्रोजेक्ट मैंने बताया भी होगा, उसमें यमुना एक्सप्रेसवे वाला ही बताया होगा शायद। तो एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगते हैं, प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट, प्रोजेक्ट में वो टोल वाले से पैसा आता है, वही टोल से पैसा डिविडेंड के रूप में किसको मिल जाता है? इन्वेस्टर्स को मिल जाता है ना। अब REIT जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका काम होगा रियल एस्टेट में पैसा लगाना। कहाँ लगाएंगे पैसा? रियल एस्टेट में। INVIT कहाँ पैसा लगाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? REIT। तो ऐसे होगा, देखो यहाँ पूरा कौन सा सेक्टर है, जल्दी बोलो? रियल एस्टेट सेक्टर। आज ही मैं पढ़ा रहा था ECIPL या EBCL में एक चैप्टर पढ़ाया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पढ़ाया था, रेरा के बारे में पढ़ाया था, रीट के बारे में पढ़ाया था। और उस समय काफ़ी देर तक मैंने रियल एस्टेट हमारे देश के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा उस समय। तो रियल एस्टेट तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत पैसा है इसमें, है ना। तो सुनिए, यहाँ पे हो गया जनरल इन्वेस्टर। आपको याद रखिएगा ये PIV का रूट वही लोग पकड़ते हैं जो जनरल इन्वेस्टर होते हैं। जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर होते हैं वो तो डायरेक्टली अपने हाथ से पैसा लगा देते हैं। तो जो जनरल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा किसको देंगे? REIT। और REIT अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कहाँ लगाएगा? रियल एस्टेट सेक्टर में लगाएगा। फिर रियल एस्टेट सेक्टर से इनको क्या मिलेगा? रिटर्न। उसी रिटर्न में से कुछ पार्ट अपने पास रख के इनको लौटा देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है जी? तो ये इन्वेस्ट करेंगे किस में? जनरल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा REIT में। REIT कहाँ इन्वेस्ट करेगा आगे? फिर रियल एस्टेट से इनको क्या मिलेगा? और यही रिटर्न इनको कौन से नाम से मिल जाएगा? पूरा मिलेगा या कुछ कट के?
अब REIT का भी तो अपना खर्चा है यार, ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बात करें तो ये हो गया भाई स्टेप नंबर 1A और ये हो गया स्टेप नंबर 1B, है ना। ये हो गया स्टेप नंबर 2A और ये हो गया स्टेप नंबर 2B। मुझे लगता है अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में। तो REIT कौन है भाई? REIT एक PIV है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पहले पैसा कलेक्ट करेगा फिर उसको आगे इन्वेस्ट करेगा। स्टेप नंबर 1A में देख रहे हो पैसा कलेक्ट कर रहा है और स्टेप नंबर 1B में वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है। ये कर रहा है ना, ये PIV का काम होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अच्छा, REIT लिखने का तरीका जरा देखो तो कैसे है। RE छोटा बड़ा कैसे है देखो तो, सारे चारों कैपिटल है तो ठीक है। INVIT में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, V स्मॉल होता है, ऐसा कुछ। REIT पूरा कैपिटल लेटर ही लिख देना। चलिए हो गया, हटाऊं। ये चैप्टर उन बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जो म्यूचुअल फंड पढ़ चुके हैं या जो AIF पढ़ चुके हैं या चाहे जो CIS पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चूंकि इस बच्चे के पास मुझे लगता है बुक अभी मिला नहीं है, आपको नहीं मिला ना बुक? हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों से कौन कौन बुक है, कौन कौन सा नहीं। अच्छा अच्छा, ले जाने में चलो कोई बात, धीरे धीरे, कोई बात कोई बात। हाँ जी फोटोग्राफर, प्री वेडिंग बनाऊँ तुम्हारा अभी? जल्दी उतारो इसको, है ना, पूरा एकदम। चलो हो गया, हटाऊं? उतार लिया? अच्छा, बुक नहीं लाए हो क्या आज? अच्छा, इसलिए। चलो, ये REIT समझ में आ रहा है ना, बीच में लिख लिया ना। चलो किसी भी बच्चे से पूछ लो REIT कौन है, क्या बोलोगे? सर REIT एक PIV है जिसका काम है स्कीम्स लॉन्च करेगा, स्कीम्स लॉन्च करके उसमें क्या बेचेगा? यूनिट। उसके यूनिट्स को खरीदेंगे आप, पैसा किसके पास पहुंचेगा? REIT उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। वहां से जो भी उसको रिटर्न आएगा कुछ पैसा काट के वो आपको दे देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, छोटा सा चैप्टर, आ जाओ भाई। चलो, रियल एस्टेट के बारे में सारा कहानी मैंने बता दिया। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलने के लिए कंपनी बोल रहे हैं, पर ये कंपनी नहीं, कौन से फॉर्म में बनती है? हमेशा ट्रस्ट के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ जो कंपनी वर्ड है वो कंपनी सेक्टर वाला कंपनी नहीं है, जनरल इंग्लिश वर्ड है। कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपको याद होगा म्यूचुअल फंड भी आपका ट्रस्ट ही था। अच्छा, इसका क्या काम होता है पहले बताइए। ये कौन सेक्टर में घुसे रहते हैं? हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, फाइनेंस करेंगे, है ना। इनका ऑब्जेक्टिव से भी होता है कि वहाँ से हमें क्या मिलता रहे? इनकम मिलता रहे, क्योंकि जो इनकम उनको वहाँ से मिलेगा वही तो डिविडेंड के रूप में देंगे। क्लियर है? आगे REIT इन्वेस्टर्स को एक चांस देता है कि आप चाहें तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी आप ओनर बन सकते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर्स कहा जाता है ना, ऐसे REIT के जो यूनिट होल्डर्स होंगे तो वो REIT के एसेट्स के ओनर होंगे। और REIT के पास कौन से एसेट्स होंगे? रियल एस्टेट एसेट्स होंगे। अरे REIT अपना पूरा पैसा कहाँ लगाता है? रियल एस्टेट में लगाता है ना। तो रियल एस्टेट में किसका पैसा लगा? वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा ना। तो इन्वेस्टर एक तरीके से इनडायरेक्टली ओनर ही तो हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या, ध्यान से देखिएगा, आप रियल एस्टेट एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। देखो, रियल एस्टेट एसेट्स में पैसा लगाने के दो तरीके हैं। या तो रियल एस्टेट कंपनी का शेयर खरीद लो, जैसे DLF का शेयर खरीद लिया, और एक दूसरा है कि REIT में आप पैसा लगा दो। कहाँ लगा दो? REIT में पैसा लगा दो। अगर DLF में पैसा लगाओगे तो DLF सिर्फ अपने ही रियल एस्टेट को देखेगा। REIT में पैसा लगाओगे तो REIT के पास DLF जैसे 100 कंपनी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ज़्यादा होगा। क्या? डाइवर्सिफाई ज़्यादा होगा। उसके बाद और मैंने आपको बता दिया था, यहाँ सारे प्रोडक्ट कौन होंगे? इनकम प्रोडक्ट होंगे। इनकम प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे इनको हमेशा रेंट मिलता है ज़्यादातर। मैं बताऊँ रियल एस्टेट में, अच्छा रियल एस्टेट का कमाई कौन होता है? मेन रेंट। DLF का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग?
डीएलएफ का फुल फॉर्म नहीं जानते? दिल्ली लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, डीएलएफ। तो दिल्ली लीजिंग, लीजिंग का मतलब रेंट आउट ना। आज आप चले जाइए गुड़गांव, एंट्री करो ना, एंट्री करते तुमको बिल्डिंग के ऊपर डीएलएफ 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 मिलेगा। तो डीएलएफ क्या करता है? अच्छा, ये लोग जो मॉल बनाते हैं, मॉल बेच देते हैं ये लोग, कि मॉल बना के रेंट पे लगा देते हैं दुकान और खूब रेंट कमाते हैं। इन लोग का मेन इनकम क्या होता है? रेंटल। और रेंटल क्या होता है? इनकम। वही रेंटल इनकम उनको मिलेगा, वही तुमको दे देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अच्छा, बहुत जरूरी हमेशा रेंटल इनकम ही कमाते हैं या कभी कभार बेच बाच के भी कमाते होंगे? कैपिटल एप्रिसिएशन भी, जैसे दुकान खरीदा इन्होंने, मालूम चला 10 लाख में बेच दिया 12 लाख में, 2 लाख का फायदा, वही 2 लाख तुम्हारा उसका इनकम हुआ, वही तुमको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। रियल एस्टेट की दो कमाई है, रेंट की कमाई है और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। चलिए आइए, आरईआईटी में पैसा लगाने का फायदा बताओ तुम। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आरईआईटी तुमने देखा था पीआईवी है, और पीआईवी का यूनिट 10 रुपए का होता है, म्यूचुअल फंड का भी यूनिट 10 रुपए का होता है। तो क्या बहुत कम पैसे से भी तुम रियल एस्टेट सेक्टर में घुस जाओगे? अच्छा एक बात बताओ, जनरली डायरेक्ट रियल एस्टेट बिजनेस करना है 10 रुपए में हो जाएगा? 10 रुपए में तो घास नहीं काट पाओगे जमीन का। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए। अच्छा बताइए, जमीन का टुकड़ा है वहां पे और अगर 10 रुपए में इन्वेस्ट करूंगा तो कहेगा भाई घास भी चार ही काटना बस। लेकिन बताइए, आप 10 रुपया आरईआईटी को दे देंगे, वही 10 रुपया तुम्हारा आरईआईटी में, तुम्हारा ही 10 नहीं है, लाखों लोगों का 10 पहुंचा है, तो वही 10 करोड़ों का पार्ट बन के कहीं ना कहीं किसी रियल एस्टेट में तो घुस ही जाएगा, है कि नहीं? चलो दूसरा, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है कि स्मॉल इन्वेस्टर के पास कम पैसा हो। कम पैसे वाला कौन सा रूट है? आरईआईटी। अगला, आरईआईटी क्या सेबी रजिस्टर्ड होता है? यस, आपको मालूम है जितने भी पीआईवी हैं किसके हाथ में आते हैं? सेबी। और सेबी जानते हो, सेबी के सारे लॉ क्या होते हैं? डिस्क्लोजर लॉ। और डिस्क्लोजर से क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। तो क्या आरईआईटी को जो पैसा दोगे वो चोरी छिपे तुम्हें पता नहीं चलेगा, या सब कुछ पता चलता रहेगा कि आरईआईटी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है? एश्योर्ड डिविडेंड मिलेगा। यहाँ डिविडेंड पक्का है लगभग। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में कुछ नहीं भी होगा तो रेंटल तो आएगा ही। नहीं समझे आप? आप मान लो एक तुमने फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट खरीदा 10 लाख में, कहा अरे दाम बढ़ नहीं रहा कोरोना की वजह से। अरे दाम बढ़ नहीं रहा है, चल भाई 2000 के रेंट पे चढ़ा दूंगा। तो कुछ तो आता ही है। आता है कि नहीं आता, पहले बताइए आप। तो आपको यहाँ पे लगभग डिविडेंड अच्छा मिलता रहेगा। तो ये लिखा भी हुआ कौन से इनकम से? बताया ना, रेंटल इनकम लिखा हुआ देखो। अच्छा, टैक्स फ्री। क्यों टैक्स फ्री होगा? क्योंकि देखिए, भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसको क्या बना रखा है? सोशल, कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आ रहा है तो इसको क्या कर दो? टैक्स फ्री। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत होता है रियल एस्टेट में, सबसे ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मालूम है आपको? ज़मीन में, फ्लैट में नहीं होता। एक बात तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी दिन से हूँ तो मुझे थोड़ा मालूम चल गया। आपको मैं बताता हूँ कि जो एग्जैक्टली फ्लैट ज़्यादातर डेप्रिसिएट करता है, लेकिन ज़मीन एप्रिसिएट करता है। इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो फ्लैट नहीं खरीदते हैं। वो कहते हैं चाहे ज़मीन का इतना टुकड़ा मिल जाए, एक एक रूम का ही फ्लैट बनाऊंगा लेकिन ज़मीन ही खरीदूंगा। ज़मीन एप्रिसिएट करता है, फ्लैट डेप्रिसिएट करता है। मैंने फ्लैट को ज़्यादातर डेप्रिसिएट होते देखा है। जैसे दिल्ली के फ्लैट क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे तुम फ्लैट लेने जाओगे, कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए? 20 साल। ओह, 20 साल का नाम सुन के लोग फ्लैट खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। सिर्फ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट का दाम ज़्यादा होता है। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है फ्लैट शायद डेप्रिसिएट करता है, और ज़मीन जो है वो ज़मीन तो हमेशा ही अप्रिसिएट करता है, अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी ना हो जाए, है ना? ज़मीन ज़्यादातर अप्रिसिएट ही करता है। तो एक बात बताओ, अगर आपने आरईआईटी का यूनिट खरीदा 10 रुपये में, तो ज़रूरी नहीं है कि जब तुम आरईआईटी का यूनिट बेचने जाओगे तो 10 ही में बिकेगा, वो 12 में बिक सकता है, 16 में बिक सकता है, 18 में बिक सकता है। वो आरईआईटी के यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और उसकी भी ट्रेडिंग होती है। उसकी भी क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। तो आज आपने 10 में खरीदा, हो सकता है 12 में बिके। तो 10 में खरीदा, 12 में बेचा, कैपिटल एप्रिसिएशन ही तो है। अच्छा, ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्यों है? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट रंग लाया। तो उनका इन्वेस्टमेंट रंग लाया। तुम लोगों को म्यूचुअल फंड में नहीं पढ़ाया था एनएवी कैसे निकालते हैं? जितना नेट एसेट बढ़ेगा किसका? म्यूचुअल फंड का, उतना ही तुम्हारा एनएवी बढ़ेगा। याद है ना? तो ऐसे ही इनका भी एनएवी होता है। आरईआईटी के यूनिट्स का भी क्या होता है? एनएवी होता है। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो जानता है, जो नहीं पढ़ा है वो जानेगा। इजी टू बाय कुछ नहीं, आप ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग जैसे करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, ऐसे ही आप किसका यूनिट्स खरीद सकते हैं? आरईआईटी का यूनिट्स खरीद सकते हैं। आरईआईटी आपको दो तरीके से इनकम देता है। एक तो पहला कौन? दूसरा कौन? कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है बताओ? मैंने बोला था ना, इनकी ट्रेडिंग होती है एनएससी बीएससी पे, और एनएससी बीएससी पे तुमने सस्ता खरीदा महंगा बेचा, कैपिटल एप्रिसिएशन ही तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए आप।
चलो भाई, तो ये भी हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर का भी अप्रिसिएशन हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। थर्ड वाला पॉइंट एक बच्चा बोला रिपीट करने के लिए। थर्ड पॉइंट कौन? ट्रांसपेरेंसी। कौन? ये वाला। ये देखो लिख लिया, एनी वन टू इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट इन द सेम वे दे इन्वेस्टमेंट इन अदर इंडस्ट्रीज। आप जैसे मालूम चला किसी भी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हो, जैसे आप पैसा लगाना चाहते हो फार्मा इंडस्ट्री में, तो फार्मा इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदते हो? फार्मा कंपनीज, जैसे सिप्ला, नाम सुनो सिप्ला का। तो ऐसे ही है, अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हो, आप किसका यूनिट खरीद लो? REIT का। शेयर्स महंगे मिलते हैं, यूनिट सस्ते मिलते हैं। ये भी तो बहुत बड़ा बात है ना। चलो भाई, तो ये छोटा सा चैप्टर था जो हो गया KHATAM खत्म। अब अगला चैप्टर कौन आ रहा है? INVIT करते हैं।